नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ साया मौत का नॉवल का दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे और अगर आपने नहीं सुना तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं साया मौत का नॉवल का पार्ट 2। करता क्या है भाई, रईस आदमी है, कुछ करने का क्या मतलब। खानदानी रईस है, बाप दादा 150 लाख रुपए छोड़कर मरे हैं। मालूम नहीं रहता कहाँ है। नेपियन हिल पर उसकी विशाल कोठी है। एकदम सही पता मालूम नहीं, डायरेक्टरी में देख लेना। ओके। और बस, तुमने बहुत सवाल पूछ लिए, अब एक आखिरी सवाल मैं पूछ लूं। पूछो। नकदों का क्या इंतजाम है। लानत है। वाह साहब, अपने मतलब के लिए तो घंटों भर मेरे कान खाते रहे, मेरी बारी आई तो लानत हो गई। नकदों वाला काम कहाँ है ये। क्यों नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी क्या फोकट में हासिल हो जाएगी। मुमकिन है उसके लिए मुझे रिश्वत के तौर पर 1500 रुपए खर्च करने पड़े। ठीक है, दे दूंगा। तुम्हारा दिवाला निकलने से बहुत पहले दे दूंगा। ठीक है। सुनील उठ खड़ा हुआ। क्रॉनिकल का इवनिंग एडिशन नहीं छपता था, लेकिन ब्लास्ट का इवनिंग एडिशन भी छपता था। नतीजा ये हुआ कि संसद सदस्य मुकुट बिहारी गुप्ता की बेटी रंजीता गुप्ता की मौत की खबर उसी शाम के ब्लास्ट में छप गई। खबर छपने की देर थी कि अन्य अखबारों के प्रतिनिधि सैलाब की तरह शंकर रोड पर स्थित मुकुट बिहारी गुप्ता की कोठी पर उमड़ पड़े। बात आम हो ही गई थी, इसलिए सुनील भी मुकुट बिहारी गुप्ता से इंटरव्यू हासिल करने की कोशिश करने के इरादे से वहां पहुंच गया। वहां प्रभुदयाल मौजूद था और दोनों का आमना सामना होना अवश्यंभावी था। उस पर निगाह पड़ते ही उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि वह सुनील का कत्ल कर दे या उसके हाथ पांव तोड़ने से ही संतोष कर ले। जरा इधर मेरे साथ आओ, वो दांत पीसता हुआ बोला। सुनील बड़ी शराफत से उसके साथ एक तन्हा कोने में आ गया। ये खबर कैसे मालूम हुई तुम्हें। प्रभुदयाल बोला। कौन सी खबर। सुनील भोलेपन से बोला। इतना भोला बनकर मत दिखाओ मुझे। वही खबर जिसकी और अखबार वालों को तो भनक तक नहीं, लेकिन जो ब्लास्ट में छप भी गई है। रंजीता गुप्ता की मौत की खबर। हाँ, वो खबर मैं नहीं लाया था, कोई दूसरा रिपोर्टर लाया था। कौन दूसरा रिपोर्टर। मुझे नहीं मालूम, ये तो मुझे न्यूज़ एडिटर से पूछना पड़ेगा। तुम झूठ बोल रहे हो। प्रभुदयाल गरजा। मैं जानता हूँ ब्लास्ट में ऐसा कौन सा सूरमा है जो पुलिस से एक आध कदम आगे नहीं 10-20 कदम आगे रहने में विश्वास रखता है। सुनील चुप रहा। तुम आज मोर्ग में घुसे थे और ये बात मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं। कब। 2 बजे के करीब। तुम शायद ये कहोगे कि इमारत में घुसना तो दूर, तुम उसके पास भी नहीं फटके थे। नहीं कहूँगा, लेकिन मैं लगभग फौरन ही वापस लौट आया था। फाटक के आगे जो डरावनी सूरत वाला सिपाही खड़ा था, उसके इरादे मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे घुसना तो दूर रहा, अगर मैंने मोर्ग की और निगाह भी उठाई तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। तुम मोर्ग में घुसे थे और भीतर जाकर तुमने लाश भी देखी थी। तुम टेलीफोन मैकेनिक का बहुरूप धारण करके वहां गए थे। अच्छा, कैसे जाना। वहां 3 विभिन्न आदमियों की जुबानी मैंने उस टेलीफोन मैकेनिक का हुलिया सुना है। वो निश्चयी तुम थे। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो उस समय यूथ क्लब में था। उस समय यूथ क्लब में मौजूद एक एक आदमी मेरा गवाह है, जिससे चाहे पूछ लो। मैं जानता हूं तुम्हें और तुम्हारे गवाहों को। मैं जल्दी ही तुम्हारी मोर्ग के उन 3 आदमियों से आमना सामना करवाऊंगा जिन्होंने तुम्हें टेलीफोन मैकेनिक के लिबास में वहां देखा था। उनके बयान से सिर्फ यही बात सिद्ध हो पाएगी कि किसी ने सच ही कहा था कि खुदा ने संसार में कहीं ना कहीं हर प्राणी का डबल पैदा किया है। मुझे ये जानकर खुशी होगी कि मेरा डबल राजनगर में ही मौजूद है। तुम कसम खाकर कह सकते हो कि टेलीफोन मैकेनिक के लिबास में तुम आज मोर्ग में नहीं घुसे थे। तुम मुझे कानूनी तौर पर ऐसी कोई कसम खाने के लिए मजबूर कर सकते हो। प्रभुदयाल तिलमिलाया। क्रोध से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर दांत भींच लिए। उसने खा जाने वाली निगाहों से एक बार सुनील की ओर देखा और फिर पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगाया और पत्र प्रतिनिधियों के झुंड में आ मिला। घर का मालिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक आदमी वहां पहुंचा। आप लोग तशरीफ ले जाइए, वो बोला। बड़े साहब आज किसी से नहीं मिल सकते। किसी ने भी वहां से हिलने का उपक्रम नहीं किया। वो आदमी वापस चला गया। सुनील टहलता हुआ कोठी से बाहर निकल आया।
वो बाहर लॉन में आकर सिगरेट के कश लगाने लगा। उसने एक सरसरी निगाह चारों ओर दौड़ाई। किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं था। वो कोठी की साइड से घूमकर पिछवाड़े में आ गया। पिछवाड़े के बरामदे में केवल एक मामूली रोशनी देने वाला बल्ब जल रहा था, जो पिछले विशाल कंपाउंड का अंधकार दूर करने के लिए अपर्याप्त था। निचली मंजिल में गलियारे के अलावा वहां के किसी कमरे में रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपरली मंजिल के केवल एक कमरे में रोशनी थी। सुनील ने बरामदे में कदम रखा। वहां कोई नहीं था। केवल किचन से किसी के धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। सुनील दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचा। वो उस कमरे के सामने पहुंचा जिसमें प्रकाश था। उसने धीरे से बंद दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बंद नहीं था। उसमें जब जरा सी झिर्री पैदा हो गई तो सुनील ने उसमें आंख लगाकर भीतर झांका। भीतर वयोवृद्ध मुकुट विहारी गुप्ता बैठा था। उसके हाथ में एक विस्की का ग्लास था और चेहरे पर चिंता और परेशानी की गहरी छाप थी। सुनील ने दरवाजे फिर भिड़का दिए और फिर धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन, आवाज आई। सुनील ने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। कौन हो तुम? उसने रुक्ष स्वर में पूछा। मेरा नाम सुनील है। सुनील उसका अभिवादन करता हुआ बोला। सुनील? कौन सुनील? मैं। सुनील तनिक हिचकिचाता हुआ बोला। प्रेस रिपोर्टर हूं। प्रेस रिपोर्टर? गेट आउट। आई विल इन अ मोमेंट। फौरन निकलो यहां से, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। जाता हूं, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर बताकर जाना चाहता हूं कि आपके और पुलिस के अलावा फिलहाल मैं इकलौता आदमी हूं जो जानता है कि आपकी सुपुत्री ड्रग एडिक्ट थी, हेरोइन के घातक नशे की आदी थी। तुम कैसे जानते हो? इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने मुझे बताया था कि कोई आदमी, शायद प्रेस रिपोर्टर, एक टेलीफोन मैकेनिक का बहुरूप धारण करके मोर्ग में दाखिल हुआ था और मेरी बेटी की लाश देखने में कामयाब हो गया था। कहीं तुम ही तो वो आदमी नहीं? जरूर तुम ही वो आदमी हो, वरना तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी बेटी ड्रग एडिक्ट थी? सुनील ने होंठ काट लिए। अनजाने में भारी गलती हो गई थी। मैं वो आदमी नहीं, वो सावधानी से बोला। मैं रंजीता को पहले से जानता था और ये भी पहले से जानता था कि वो ड्रग एडिक्ट थी। केवल रंजीता का दोस्त होने के नाते मैं चाहता हूं कि उसके हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले। हत्यारे? तुमने ये कैसे सोच लिया कि रंजीता की हत्या हुई है? ये मेरी निश्चित धारणा है कि रंजीता की हत्या हुई है। और तुम रंजीता के दोस्त थे? जी हाँ। भला रंजीता की हत्या क्यों हुई और किसने की है? उन्हीं लोगों ने जो रंजीता को हेरोइन सप्लाई करते थे। उन लोगों ने हेरोइन की सप्लाई के मामले में रंजीता को परेशान किया होगा और रंजीता ने उन लोगों का पर्दाफाश कर देने की धमकी दी होगी। अपनी पोल खुल जाने की संभावना देखकर उन लोगों ने रंजीता की हत्या कर दी होगी ताकि उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। कैसे? उन्होंने उसे हेरोइन का एक तगड़ी मात्रा का इंजेक्शन दिया होगा और फिर उसे समुद्र में धकेल दिया होगा। मिस्टर, क्या नाम बताया था तुमने अपना? सुनील। तुम तो बहुत समझदार आदमी मालूम होते हो और इस केस के बारे में काफी कुछ जानते मालूम होते हो। बैठो। सुनील उसके सामने बैठ गया। मैं इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को बुलवाता हूं, गुप्ता बोला। उसे ऐसे आदमी से मिलकर खुशी होगी जो इस केस के बारे में उससे ज्यादा जानता है। सुनील उछलकर खड़ा हो गया। गुप्ता ने मेज की पैनल में लगी एक घंटी का बटन दबाया। मुझे इजाजत दीजिए, सुनील जल्दी से बोला। मैं आपसे फिर मिलूंगा। इस वक्त माहौल जरूरत से ज्यादा गर्म है। वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। ठहरो, गुप्ता कर्कश स्वर में बोला। सुनील झपटकर कमरे से बाहर निकल गया। गलियारे में एक नौकर उसी ओर बढ़ रहा था। वो शायद घंटी के जवाब में आया था। सुनील दो सीढ़ियां फांदता पिछले दरवाजे पर पहुंचा और फिर तेजी से सामने उस ओर बढ़ा जिधर उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। सुनील नेपियन हिल पर स्थित कपिल कुमार की विशाल कोठी पर पहुंचा। उसने घंटी बजाई। एक नौकर ने दरवाजा खोला। सुनील ने अपना विजिटिंग कार्ड उसके हाथ भीतर भिजवा दिया। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटा और उसे अपने साथ एक रेलवे प्लेटफॉर्म जैसे विशाल ड्राइंग रूम में लिवा ले गया। वहां एक कीमती ड्रेसिंग गाउन पहने एक खूबसूरत नौजवान बैठा था। वो कपिल कुमार था। उसने सुनील को बैठने का संकेत किया। सुनील उसके सामने बैठ गया। फरमाइए, वो बोला। मेरा नाम सुनील है, सुनील शिष्ट स्वर में बोला। मैं ब्लास्ट का विशेष प्रतिनिधि हूं। अच्छा, रंजीता गुप्ता की मौत की खबर तो आपको लग ही चुकी होगी। जी हाँ, वो गमगीन स्वर में बोला। आप ही के अखबार में पढ़ा था मैंने। मैं बयान नहीं कर सकता कितना सदमा पहुंचा मुझे ये खबर पढ़कर। आपकी तो उससे बड़ी गहरी मित्रता थी। मित्रता? हम दोनों शादी करने वाले थे मिस्टर। अच्छा,
फिर तो आप जरूर चाहेंगे कि रंजीता का हत्यारा जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो और उसे सख्त से सख्त सजा मिले। हत्या? कपिल कुमार एकदम कुर्सी पर सीधा हुआ। हत्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है कि रंजीता गुप्ता किसी दुर्घटना की शिकार नहीं हुई, उसकी हत्या की गई है। आपके पास आने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि शायद आप कोई ऐसी बात बता सकें जो उसके हत्यारे की ओर उंगली उठा सकती हो। कपिल कुमार चुप रहा। क्या आप ऐसे किसी आदमी को जानते हैं जिसकी रंजीता गुप्ता से इस हद तक अदावत हो कि वो उसकी हत्या तक करने से ना हिचका हो? मैं रंजीता के एक दो ऐसे पुराने दोस्तों को तो जानता हूँ जो मेरे और रंजीता के संबंधों से बेहद अप्रसन्न थे। एक साहब तो रंजीता पर इस हद तक फिदा थे कि उन्होंने मुझे मेरा कत्ल कर देने की धमकी दे दी थी। अगर हत्या मेरी हुई होती तो बात कुछ समझ में आती थी, लेकिन रंजीता का तो बाल भी बांका होने से पहले वे खुद मर जाना पसंद करते। क्या मैं उन साहब का नाम जान सकता हूँ? नहीं, क्रोध और जलन की वजह से वे मुझे कत्ल की धमकी जरूर दे बैठे थे, लेकिन कत्ल जैसा कोई काम वाकई कर डालना उनके बस का काम नहीं। वे रईस आदमी हैं? हाँ, मुझसे ज्यादा। तो फिर शायद उन्होंने किसी को रुपया देकर कत्ल करवाया हो। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। आप उनका नाम तो बताइए। नहीं, मैं उन्हें खामखा किसी स्कैंडल का शिकार नहीं बनवाना चाहता। लेकिन और फिर मुझे इस बात पर भी पूरा यकीन नहीं आ रहा कि रंजीता की हत्या हुई है। शायद वो दुर्घटनावश ही समुद्र में गिर गई हो। हेरोइन का नशा करने वाले नशे की एक हद से आगे निकल जाने के बाद बहुत लापरवाह हो जाते हैं। मेरे ख्याल से तो वो नशे में पानी में गिर गई होगी और फिर तैरकर बाहर नहीं निकल पाई होगी। लेकिन और अगर उसकी हत्या हुई ही है तो ये तो मैं मान सकता हूँ कि उससे हेरोइन हत्याने के लिए किसी अन्य नशेबाज ने उसकी हत्या कर दी हो। मैंने सुना है इस नामुराद नशे के आदी लोग नशे के समय हेरोइन हासिल ना होने पर उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने से नहीं झिझकते। चलिए ऐसा ही सही। क्या आप रंजीता की जानकारी के दायरे में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हेरोइन का नशा करता हो? मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसे किसी आदमी की वजह से रंजीता की जान गई है तो मैं ये जरूर चाहता हूं कि उसे सख्त सजा मिले। जो आदमी, सुनील सावधानी से बोला, अपनी होने वाली बीवी के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की इच्छा रखता हो, वो जाहिर है कि खुद ही हत्यारा तो हो नहीं सकता। तुरंत प्रतिक्रिया हुई। कपिल कुमार के चेहरे पर क्रोध के भाव उभरे, लेकिन जल्दी ही उसने स्वयं को काबू कर लिया और फिर अपने होठों पर एक फीकी मुस्कुराहट लाता हुआ बोला, दूसरे को शॉक ट्रीटमेंट देने के मामले में आप प्रेस वाले तो पुलिस से भी ज्यादा खराब आदमी हैं। नहीं मिस्टर सुनील, मैंने रंजीता की हत्या नहीं की और अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए जितनी गवाहियां आप कहें मैं पेश कर सकता हूं। कल सारा दिन मैं अपने बिजनेस से संबंधित लोगों में व्यस्त रहा था। आई एम सॉरी, मैंने ये बात आप पर कोई इल्जाम लगाने की नीयत से नहीं कही थी। नेवर माइंड। रंजीता से आपकी पुरानी मित्रता थी, उसके पिता से भी आपकी अच्छी मेल मुलाकात होगी। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हम काफी बार मिल चुके हैं। रंजीता उनकी इकलौती औलाद थी? हाँ, वे तो बहुत पैसे वाले आदमी हैं। अब उनकी जायदाद का वारिस कौन होगा? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि किसी ने गुप्ता जी की दौलत हासिल करने के लिए उनकी बेटी की हत्या कर दी है? संभावना तो है ही। इस बात में तो गुप्ता जी ही कुछ बेहतर बता सकते हैं। मैं उनके ऐसे किसी रिश्तेदार को नहीं जानता जो रंजीता के बाद उनकी जायदाद का वारिस बनने का हक रखता हो। सुनील कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, यानी कि आप ऐसी कोई बात नहीं बता सकते जिससे रंजीता की हत्या के रहस्य पर कोई प्रकाश पड़ सकता हो? नहीं, लेकिन अगर उसकी हत्या हुई है तो मैं ये जरूर चाहता हूँ कि उसका हत्यारा जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में आए। मैं उसके हत्यारे को पकड़वाने के लिए भारी इनाम की घोषणा करवाने के लिए तैयार हूँ। 10,000, 20,000, जितना आप जरूरी समझें। आप तो मुझे ही लालच में डाल रहे हैं, सुनील मुस्कुराता हुआ बोला। इसमें लालच की कोई बात नहीं, ये तो मुझ पर उपकार होगा। आप समझदार आदमी मालूम होते हैं मिस्टर सुनील, और इस मामले में आप पूरी दिलचस्पी भी ले रहे हैं। मैं आपको ऑफर देता हूँ, आप रंजीता के हत्यारे को पकड़वाइए, मैं आपको 20,000 रुपये इनाम दूंगा। आप ये बात जोश में तो नहीं कर रहे? मैं आपको ये ऑफर लिखत में देने को तैयार हूँ। ऑफर लिखत में मत दीजिए, मैं आपका पैसा नहीं लूंगा। रंजीता गुप्ता की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश तो मैंने वैसे भी करनी है। अगर आप मुझे कुछ लिख कर देना चाहते हैं तो ये लिख कर दीजिए कि आप स्वेच्छा से मुझे रंजीता गुप्ता के हत्यारे को तलाश करने के लिए नियुक्त करते हैं। उससे क्या होगा? नगर में एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वो हर क्षण मरखने बैल की तरह मुझे सींग मारने की फिराक में रहता है। आप इस नगर के प्रभावशाली व्यक्तियों में से हैं। आपका वो अधिकार पत्र उसके साथ दो चार होने के मामले में मेरे बड़े काम आएगा। तुम मुझे उस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम बताओ,
मैं उसे वैसे ही ठीक करवा देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, वो कोई खराब आदमी नहीं। वो हमारी पुलिस फोर्स के इने गिने ईमानदार और कार्यपटु अधिकारियों में से एक है। अच्छा? जी हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें अथॉरिटी लेटर देता हूँ। कपिल कुमार उठकर बगल के कमरे में गया। जब वो वापस लौटा तो उसके हाथ में एक कागज था। उसने कागज सुनील को सौंप दिया। सुनील ने देखा, उसमें ये तो लिखा ही था कि सुनील रंजीता के केस पर उसकी ओर से काम कर रहा था। साथ ही ये भी लिखा था कि उसके हत्यारे को पकड़वाने की सूरत में कपिल कुमार उसे इनाम के तौर पर 20,000 रुपए देगा। ये 20,000 रुपए वाली बात जरूरी नहीं थी। सुनील शिकायत भरे स्वर में बोला। नेवर माइंड, कपिल कुमार बोला। अच्छी बात है, फिर मुझे इजाजत दीजिए। कपिल कुमार ने बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। सुनील वहां से विदा हो गया। वापसी में सुनील शंकर रोड से गुजरा। एक क्षण के लिए उसने मुकुट बिहारी गुप्ता की कोठी के सामने मोटरसाइकिल रोकी। उस समय कोठी में सन्नाटा था। प्रेस प्रतिनिधि, पुलिस वाले और अफसोस करने वाले परिचित सब विदा हो चुके थे। सुनील एक क्षण हिचकिचाया, फिर उसने मन ही मन एक फैसला किया और मोटरसाइकिल को फुटपाथ पर चढ़ाकर खड़ा कर दिया। वो मुकुट बिहारी गुप्ता की कोठी में दाखिल हुआ। कोठी के सामने वाले भाग में एकदम अंधेरा था। वो बगल की राहदारी से होता हुआ पिछवाड़े की ओर बढ़ा। पहली बार पहली मंजिल के जिस कमरे में उसकी गुप्ता से मुलाकात हुई थी, उसमें अब अंधेरा था। उसे निचली मंजिल की एक खिड़की में प्रकाश दिखाई दिया। वो दबे पांव उस खिड़की के पास पहुंचा। उसने बड़ी सावधानी से भीतर झांका। वो एक ऑफिस नुमा कमरा था। एक विशाल मेज के पीछे मुकुट बिहारी गुप्ता बैठा था। उसके सामने एक सूरज से ही बदमाश लगने वाला आदमी खड़ा था। उसके बाल घुंघराले थे और तेल में डूबे हुए थे। भयानक चेहरे पर तावदार मूछें थी। वो चमड़े की काली जैकेट पहने था और गले में लाल रंग का रुमाल बांधे था। ऐसा घटिया आदमी वहां क्या कर रहा था? चमड़े की जैकेट वाला कुछ बोल रहा था, लेकिन कानों पर बहुत जोर देने पर भी सुनील समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा था। अक्सर तो आवाज आती नहीं थी, लेकिन जब आती थी तो इतनी मध्यम होती थी कि सब समझ में नहीं आते थे। फिर थोड़ी देर बाद सुनील ने जैकेट वाले को बिना गुप्ता का अभिवादन किए कमरे से बाहर जाते देखा। सुनील दीवार के साथ चिपका खड़ा था। जैकेट वाला एक नौकर के साथ सामने कंपाउंड में प्रकट हुआ। वो फाटक के बाहर निकल गया। नौकर ने फाटक बंद कर दिया और उस पर ताला लगाने लगा। सुनील उस आदमी का पीछा करना चाहता था, लेकिन उस वक्त माहौल नहीं था। बाहर निकलने के लिए नौकर के पास से गुजरना जरूरी था और वो बखेड़ा खड़ा कर सकता था। नौकर के ताला लगाकर लौटने से पहले ही सुनील सामने बरामदे में पहुंचा और इमारत में दाखिल हो गया। गलियारे में उसने बड़ी आसानी से वो ऑफिस नुमा कमरा तलाश कर लिया जिसमें गुप्ता बैठा था। वो धीरे से दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हो गया। ये देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई कि उसे देखकर गुप्ता क्रोधित नहीं हुआ। उसके चेहरे पर चिंता के लक्षण साफ परिलक्षित हो रहे थे। तुम फिर आ गए? वो थके से स्वर में बोला। जी हाँ, सुनील इतना ही कह पाया। गुप्ता की वर्तमान दशा ने उसे उलझन में डाल दिया था। गुप्ता उस पर क्रोध में चिल्लाता तो वो भी ढिठाई से पेश आता, लेकिन गुप्ता पर तो उसके उस अनाधिकृत प्रवेश की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दिखाई दे रही थी। वो तो किन्हीं और ख्यालों में डूबा मालूम होता था। मुझे समझ नहीं आता, गुप्ता बोला, कि रंजीता की मौत में तुम्हारी इतनी दिलचस्पी क्यों है? अगर उसकी हत्या भी हुई थी तो तुम्हें क्या? एक पत्र प्रतिनिधि होने के नाते मेरी हर रहस्यपूर्ण मौत में दिलचस्पी है। तो लेते रहो दिलचस्पी, बार बार मेरे पास क्यों आते हो? रंजीता आपकी बेटी थी। ऐसी कई बातें होंगी जिन पर केवल आप प्रकाश डाल सकते हैं। आपको इस बात की बेहतर जानकारी हो सकती है कि आपकी बेटी का हत्यारा कौन हो सकता है। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं और ना ही मुझे इस बात पर विश्वास है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है। तो फिर सुनते रहो। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि मेरी बेटी की हत्या हुई है तो जरा इस संदर्भ में अपनी स्थिति पर गौर करो। तुम खामखा गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम कथित हत्यारे का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस से भी ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा उत्सुक मालूम होते हो। जरा सोचो, क्या मेरी बेटी की मौत में तुम्हारी ये असाधारण दिलचस्पी कथित हत्यारे से छुपी रहेगी? इससे पहले कि तुम कोई बखेड़ा खड़ा कर पाओ, क्या वो तुम्हारी भी हत्या नहीं कर देगा? आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन बातों से तुम्हारा वास्ता नहीं, उनमें दखल देने से तुम्हारा क्या अंजाम हो सकता है। गुप्ता जी, मुझे लगता है कि आप खुद भयभीत हैं। मुझे लगता है कि जो चमड़े की काली जैकेट वाला आदमी अभी यहाँ से गया है, वो आपको यही धमकी देने आया था कि आप अपनी बेटी की मौत में ना खुद रुचि ले और ना किसी दूसरे को लेने दे। इस बार गुप्ता चौंका। जरूर वो आदमी या खुद हत्यारा है या हत्यारे से संबंधित है,
आपकी वर्तमान दशा साफ साफ चुगली कर रही है कि वो यहाँ आकर आपके लिए भारी भय और चिंता का आलम पैदा करके गया है। क्या यह हैरानी की बात नहीं कि आप जैसा समर्थ आदमी अपनी बेटी के हत्यारों से भयभीत है? बरखुरदार गुप्ता के होठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट उभरी। लगता है जासूसी उपन्यास बहुत पढ़ते हो। जो आदमी अभी यहाँ से गया है वो कोई गुंडा या बदमाश नहीं, सीआईडी का आदमी है। मेरी बेटी की मौत के रहस्य को हल करने में सीआईडी वाले भी पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन वो तो सूरज से ही कोई पेशेवर मुजरिम मालूम होता था, सुनील हैरानी से बोला। वो मेकअप में था। वो मेकअप कितना कामयाब था इसकी शहादत तुम खुद हो। कितनी आसानी से धोखा खा गए तुम। सुनील चुप रहा। इसलिए बरखुरदार, मेरी राय मानो, खामखा सरलेक होम्स बनने की कोशिश मत करो। अगर मेरी बेटी की हत्या हुई है तो इतना जान लो कि हत्यारे को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सुनील चुप रहा। कोई और शंका रह गई हो तो वो भी बताओ, दूर कर दूं। जी नहीं, शुक्रिया, सुनील तनिक खिसियाने से स्वर में बोला। आपके नौकर ने बाहर से फाटक को ताला लगा दिया है। जरा उसे बुलाने की तकलीफ फरमाइए ताकि मैं यहां से जा सकूं। गुप्ता ने मेज की पैनल में लगी घंटी दबा दी। चैप्टर 2। अगले दिन शाम को 4 बजे के करीब सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत इमारत की पहली मंजिल पर स्थित अपने बेडरूम में था। वो दिन के 3 बजे सोकर उठने का आदी था, इसलिए उसके लिए तो अभी दिन शुरू हुआ था। उस समय वो आलथी पालथी मारे पलंग पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में चाय का कप था और सामने अखबार फैला हुआ था। आओ प्यारे, सुनील को देखते ही वो बोला। जाग गए? सुनील उसके सामने एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। हाँ, जाग गया। मर्जी तो नहीं थी लेकिन फिर भी जाग गया। क्या खबर है? बांग्लादेश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जा चुकी है। आचार्य विनोबा भावे ने पूरा 1 साल मौन व्रत धारण करने का प्रण लिया है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री का देहांत हो गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी। सुनील ने चाय की केतली उठा ली। रमाकांत फौरन चुप हो गया। क्या करने लगे हो प्यारे हो? वो सतर्क स्वर में बोला। ये केतली, सुनील गंभीरता से बोला, तुम्हारे सिर पर पटक कर देखने लगा हूं कि केतली ज्यादा मजबूत है कि तुम्हारा सिर। और नकदों की चिंता मत करना। अगर केतली फूटी तो इसकी सारी कीमत मैं तुम्हें फौरन अदा कर दूंगा। और अगर मेरा सिर फूटा तो भगवान से प्रार्थना करो कि केतली ही फूटे। उसकी एवज में कुछ हासिल तो होगा। यानी कि मेरी खोपड़ी की कोई कीमत नहीं। जैसी हरकत तुमने अभी की है वैसी फिर करोगे तो ये कहना ही पड़ेगा। क्या खराब हरकत की है मैंने? तुमने खबर पूछी, मैंने खबर सुना दी। और फिर? सुनील ने केतली सिर से ऊपर उठाई। ओके ओके, रमाकांत जल्दी से बोला। सुनील ने केतली रख दी। पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात करो, वो बोला। नेगेटिव, रमाकांत बोला। रिपोर्ट की प्रतिलिपि हासिल होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। जौहरी और दिनकर दोनों को मैंने उसी काम पर लगाया हुआ है। वे रिपोर्ट की प्रतिलिपि या मौखिक रूप से उसके बारे में जानकारी हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात वही है जो मैं 1 दर्जन बार दोहरा चुका हूं, कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं। सुनील चुप रहा। पोस्टमार्टम हो चुका था और लाश का दाह संस्कार भी किया जा चुका था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बारे में केवल यही स्टेटमेंट रिलीज की थी कि रंजीता गुप्ता की मौत डूबने के कारण हुई थी। जौहरी उस डॉक्टर से मिला था, लेकिन उसने उस संदर्भ में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया था। कुछ खबर लगी कि रंजीता गुप्ता को हेरोइन की लत किसने लगाई थी? पक्का तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर उसकी ये लत पिछले 6 महीनों में ही लगी थी तो इसमें कपिल कुमार का जरूर कोई हाथ होगा, क्योंकि पिछले 6 महीनों में तफरीह में गुजरा अपना अधिकतम समय रंजीता ने कपिल कुमार के साथ ही गुजारा था। मैं कपिल कुमार से मिला हूँ। वो तो ऐसा आदमी नहीं मालूम होता जो मादक द्रव्यों का सेवन करता हो। तो फिर ये लत कहीं और से लगी होगी उसे। मुझे नैना नाम की लड़की की खबर लगी है। वो नगर के एक प्रसिद्ध उद्योगपति की लड़की है और मादक द्रव्यों का सेवन करती है। वो यूथ क्लब में आती रहती है, तुम जानते होंगे उसे। वही तो नहीं जो पिछले साल नए साल की रात के उत्सव में इतनी शराब पी गई कि नशे में नाचती अधनंगी हो गई थी। बिल्कुल वही। बड़ी बोल्ड लड़की है, तुम पर मरती है। छोड़ो, मतलब की बात करो। ये मैंने मतलब की ही तो बात की है। ये बात मैंने तुम्हारी तारीफ करने की खातिर नहीं कही। मतलब की बात कैसे हुई है? मुझे मालूम हुआ है कि अब वो मादक द्रव्यों का सेवन करने लगी है। रात को तुम्हारे से थोड़ी देर बाद वो क्लब में आई थी। मैंने उसके साथ हशीश के दम लगाए थे और फिर तरंग के दौर में बहुत घुट घुट कर बातें भी की थी। तभी मुझे कई बातें मालूम हुई थी। जैसे वो भी निश्चय ही हेरोइन का इंजेक्शन लेती है।
मैंने खुद उसकी बाहों पर और जांघों पर इंजेक्शन के पंक्चर के निशान देखे हैं। अच्छा, जांघों पर कैसे देखे? मजाक मत करो, फिर कहोगे मतलब की बात नहीं करता। कहो तो असली बात बंद करके पहले 3 घंटों में यही दास्तान बयान कर दूं कि मैं उसकी जांघों तक कैसे पहुंचा। अरे नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। तो फिर जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनो। ओके। मैंने बड़ी सावधानी से उसके सामने रंजीता गुप्ता का जिक्र छेड़ा था। वो तरंग में थी, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से मैं उसे इस बात के जिक्र में उलझाने में सफल हो सका था। हेरोइन का जिक्र आते ही वो यूं सतर्क हो जाती थी जैसे एक बारगी उसका सारा नशा हिरण हो गया हो। सुनील, उसे मालूम था कि रंजीता गुप्ता भी इस नामुराद नशे की आदी थी, क्योंकि हेरोइन का इंजेक्शन लेने के लिए दोनों एक ही स्थान पर जाया करती थी। कहाँ? क्रिस्टल क्लब। क्रिस्टल क्लब में कहाँ? किसके पास? ये उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन इतनी बात पक्की है कि इस काम के लिए रंजीता गुप्ता भी क्रिस्टल क्लब ही जाती थी और नैना भी क्रिस्टल क्लब ही जाती थी। रंजीता गुप्ता से उसकी अच्छी वाकिफियत थी। हाँ, कहीं उसी ने तो रंजीता को इस नशे की लत नहीं लगाई थी? नहीं, उसने नहीं लगाई थी। उसके कथा अनुसार रंजीता उससे पहले ही क्रिस्टल क्लब जाया करती थी। वहां एक बार आमना सामना हो जाने के बाद ही उसे पता लगा कि दोनों एक ही रास्ते की राही थी। ये क्रिस्टल क्लब क्या भला है? मनोरंजन के लिए मशहूर जगह है। शाम 6 बजे से रात के 2 बजे तक खुलती है। मैंने इसके संदर्भ में अपने पुलिस हेडक्वार्टर वाले सोर्स से भी बात की थी। उसने मुझे बताया था कि पुलिस को भी संदेह था कि क्रिस्टल क्लब में मादक द्रव्यों का धंधा भी होता था, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया जा सका था। वैसे उस आदमी का कहना था कि क्रिस्टल क्लब के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई होने की संभावना नहीं के बराबर थी। सुनने में आया है कि नगर के किसी बड़े प्रभावशाली रईस व्यक्ति का क्लब पर सरपरस्ती का हाथ है। ये भी सुनने में आया है कि वो रईस व्यक्ति बहुत ऊपर तक पहुंच रखता है। पुलिस के उच्च अधिकारियों को उसने रिश्वत की जंजीर में इस बुरी तरह जकड़ा हुआ है कि क्रिस्टल क्लब पर कोई पुलिस एक्शन होने की संभावना नहीं के बराबर है। आई सी। दिलचस्प बात यह है कि क्रिस्टल क्लब को जुए का अड्डा समझा जाता है, लेकिन जुआ वहां बिल्कुल नहीं होता। शायद वहां गैरकानूनी काम यही होता है कि वो उस गैंग का हेडक्वार्टर है जो हमारे युवा वर्ग में मादक द्रव्यों का प्रचार प्रसार कर रहा है। क्लब का मालिक कौन है? मालूम नहीं, लेकिन उसका संचालक एक एल्बर्ट नाम का बुलडॉग जैसे चेहरे वाला एंग्लो इंडियन है। मैं वहां का चक्कर लगाऊंगा। हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। विस्की पीकर और कैबरे देखकर लौट आओगे। इसलिए मैंने नैना का जिक्र किया था। वो वहां हेरोइन के नशे की फिराक में जाती है और तुम पर मरती है। अगर तुम उसे शीशे में उतार सको और उसको ये विश्वास दिला सको कि तुम भी ड्रग एडिक्ट हो, तो शायद वो तुम्हें क्रिस्टल क्लब के नशेबाजों के उस सर्कल में पहुंचा दे जहां अकेले आदमी की, अनजाने आदमी की पहुंच हो ही नहीं सकती। तुम ठीक कह रहे हो। नैना से मिलवाओ मुझे। वो रात को यहाँ आएगी। तुमने कब से नहीं देखा उसे? 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे। तो फिर ये समझ लो कितने अरसे में उसकी मुकम्मल कायापलट हो गई है। तुमने हरे कृष्ण हरे रामा देखी थी? देखी थी। उसमें जो हुलिया जीनत अमान का था वो आजकल हमारी नैना का है। इसलिए अगर उसके अंतरंग संसर्ग में जाना चाहते हो तो उसी जैसा हुलिया बना कर आओ। ये सूट बूट नहीं चलेगा। मैं समझ गया। मैं जाता हूं। रात को मुनासिब लिबास में लौटूंगा। समझदार आदमी हो। अगर वो मुझसे पहले आ जाए तो उसे अपने में उलझाए रखना। कहीं ऐसा ना हो कोई और साहब उसके साथ चिपक जाए। तुम फिक्र मत करो। सुनील उठ खड़ा हुआ। कुछ ही घंटों में अपने चेहरे से सलीके और शालीनता की गहरी छाप हटा पाना तो आसान नहीं था, लेकिन सुनील जब दूसरी बार यूथ क्लब में पहुंचा तो उस समय वो एक कम से कम 3 इंच ऊंची एड़ी का जूता, 28 इंच पाहुंचे की घिसी हुई बेल बॉटम जीन्स, एक हाई नेक का पुलोवर और जीन्स जैसी ही घिसी हुई जैकेट पहने था। उस समय ठीक 9 बजे थे। रमाकांत और नैना उसे बार में दिखाई दिए। दोनों के हाथ में सिगरेट और विस्की के ग्लास थे। नैना खुले खुले हाथ पांव वाली खूबसूरत लड़की थी। उसके कटे हुए, लंबे, फूटे से खींची हुई लकीरों जैसे सीधे घने काले बाल उसके कंधों से नीचे तक लहरा रहे थे। वो अपने खूबसूरत होंठों पर बैंगनी रंग की लिपस्टिक लगाए हुए थी। इस रंग से और विशेष रूप से इस रंग की लिपस्टिक से सुनील को सख्त नफरत थी। वो एक सफेद ब्लाउज नुमा कमीज और काले रंग का बहुत खुला बेल बॉटम पहने थी। कमीज और बेल बॉटम की पेटी के बीच में पेट का कम से कम 6 इंच भाग एकदम नंगा था। ब्लाउज का कट इतना नीचा था कि उसके अंगिया के बंधन से मुक्त उन्नत रोज 3/4 बाहर झांक रहे थे। वो एक लाल रंग का चमड़े का कोट पहने थी जिसके आगे के तमाम बटन खुले थे। रमाकांत ने उसे देखते ही उसे यूं उत्साहपूर्ण ढंग से आवाज दी जैसे वो एकदम अनपेक्षित वहां पहुंच गया हो।
सुनील लंबे डग भरता हुआ उनके समीप पहुंचा। हेलो, रमाकांत बोला। हाय, नैना मादक स्वर में बोली। हाय, सुनील अपना ध्यान उसी पर केंद्रित करता हुआ बोला। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। सॉरी, लुक्स ब्यूटीफुल एवरी डे, रमाकांत बोला। एवरी मिनट ऑफ द डे। थैंक्स, नैना बोली। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। क्या पियोगे माल को, रमाकांत ने पूछा। जो तुम लोग पी रहे हो। स्कॉच, सेम फॉर मी। बारटेंडर ने तुरंत स्कॉच का ग्लास उसके सामने रख दिया। चीयर्स, सुनील बोला। चीयर्स, रमाकांत और नैना लगभग एक साथ बोले। प्यारे हो, रमाकांत बड़े अर्थपूर्ण ढंग से बोला। अभी नैना कह रही थी कि जितना मजा इसे फास्ट ड्राइविंग में आता है उतना और किसी काम में नहीं आता। अच्छा, सुनील नैना से बोला। हाँ, नैना बोली। तेज रफ्तार हो, खुली गाड़ी हो, ठंडी हवा के थपेड़े चेहरे पर पड़ रहे हो तो लुत्फ आ जाता है जिंदगी का। बिल्कुल यही पसंद सुनील की है, रमाकांत बोला। इसलिए तो इसने मोटरसाइकिल रखी हुई है, कार नहीं लेता। तुम्हारे पास तो बड़ी जंगी मोटरसाइकिल है, नैना बोली। मैंने देखी है। तो फिर हो जाए सैर, सुनील बोला। वेल, नैना अनिश्चित स्वर में बोली। ओ कम ऑन, रमाकांत बोला। जब जिक्र आ ही गया है तो कुछ हो जाए। और फिर तुम ही तो उस रोज कह रही थी कि सुनील तो हर वक्त बिजी 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 रहता है, कभी तफरीह के लिए वक्त ही नहीं निकालता। आज हो जाए तफरीह। कम ऑन, सुनील बोला। व्हाट डू यू से। ओके, नैना निर्णयात्मक स्वर में बोली। कहाँ चलोगे। जहां तुम जाना चाहो। झेरी, लेकिन अगर ऐसी रफ्तार से जाया जाए कि सारे रिकॉर्ड टूट जाए और या फिर एक्सीडेंट हो जाए। तो दोस्तों, ये था मौत की छाया नॉवल का दूसरा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।